हुए उनके पैर पड़ते। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, शमशान घाट पर क्यों सर? चटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये पता लगाने कि तुम्हारे उस डोम के राजा ने कमली के शव का दाह संस्कार किया था या नहीं। चार्ली मुंह बनाते हुए चटर्जी से पूछता है, पर सर आप ये पता करके क्या करेंगे कि कमली के शव का दाह संस्कार हुआ था या नहीं? अब उस कमली के शव का जो होना था वो तो हो चुका ना। और जितना मुझे लगता है अब कमली के शव को जब दाह संस्कार के लिए शमशान घाट भेजा गया था तो जाहिर सी बात है उसके शव का दाह संस्कार हो ही गया होगा। चटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली तुम ये सवाल पर सवाल पूछना बंद करोगे? मेरे साथ उस शमशान घाट पर चलोगे या नहीं, या फिर मैं अकेला वहां पर चले जाऊं? चार्ली समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो उसे चटर्जी की बात माननी ही पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं सर आप अकेले वहां पर मत जाइए, मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ। मैं तो आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूँ। अगले ही पल चटर्जी और चार्ली शमशान घाट जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी से मिलने जा रही हो। वो बड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। यामिनी के माथे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, मैं रात में भी अभिमन्यु से बात नहीं कर पाई, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, शायद वो अब लौट आया होगा। अब मुझे अभिमन्यु से उस बारे में बात करनी ही होगी, अब वही है जो मेरी मदद कर सकता है उस काले साए के बारे में पता लगाने में। यही सब बड़बड़ाते हुए यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। यामिनी को पक्का भरोसा था कि अभिमन्यु उसे डायना के कमरे में ही मिलेगा, इसलिए वो सीधे डायना के कमरे की तरफ ही जा रही थी। जब यामिनी डायना के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि डायना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए यामिनी तुरंत कमरे के अंदर घुस जाती है। जब वो कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि कमरे के अंदर डायना बेड पर ही लेटी हुई थी। डायना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो, जिस कारण वो आराम फरमा रही थी। यामिनी को देखकर डायना तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है। यामिनी हैरानी के साथ डायना से पूछती है, डायना तुम ठीक तो हो ना? डायना उठकर बैठते हुए जवाब देती है, हाँ यामिनी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? यामिनी डायना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए घूरते हुए कहती है, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ठीक हो। ये चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल, ये तो एक डायन के कमजोर होने की निशानी है। यामिनी डायना को देखकर ही समझ गई थी कि डायना ने अभिमन्यु की जान बचाई थी अपना यौवन खोकर, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही थी। पर सारी सच्चाई यामिनी खुद डायना के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा सवाल उससे पूछ रही थी। डायना यामिनी से नजरें चुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं कमजोर हो रही हूँ, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? यामिनी कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी डायना, इतना भड़क क्यों रही हो तुम? तुमने और अभिमन्यु ने मुझ पर भड़कने की कसम खाई है क्या? डायना चिढ़ते हुए कहती है, यामिनी कसम मैंने नहीं तुमने खाई है मुझे और अभिमन्यु को परेशान करने की। जब देखो हमें परेशान करने आ जाती हो। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? यामिनी जवाब देती है, काम तुमसे नहीं डायना, अभिमन्यु से था। वो आजकल तुम्हारे साथ ही तो ज्यादा रहता है ना, इसलिए सीधे तुम्हारे पास आ गई। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें अभी से क्या काम था? यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं डायना को अभी वो बात नहीं बता सकती, मुझे उससे वो बात छुपानी होगी, वरना ये मेरे काम में टांग अड़ा सकती है। ये अभिमन्यु को वो करने ही नहीं देगी जो मैं अभिमन्यु को करने बोलने वाली हूँ। यामिनी हिचकिचाहट के साथ डायना से झूठ बोलते हुए कहती है, वो कल रात मैंने तुम्हें बताया था ना डायना कि मुझे अभिमन्यु को युग बाबू की आंखों के बारे में बताना है, शायद वो उनका कुछ कर सके, बता सके कि वो कैसे ठीक होगी। तुम्हें तो पता ही है अभिमन्यु को क्या क्या पता नहीं होता है, ऐसी चीजों का तोड़ भी पता होता है जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता है। डायना यामिनी से कुछ कहती है उससे पहले ही यामिनी डायना के कमरे के चारों तरफ देखते हुए झट से बोल पड़ती है, लगता है अभिमन्यु नहीं आया, वो तुम्हारे कमरे में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो आए तो मुझे बता देना, मुझे उससे बात करनी है। डायना कुछ कहती नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। यामिनी वहां से जाने लग जाती है। यामिनी के जाते ही डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यामिनी की बातों और हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी से कुछ और ही काम है, इसलिए रात से इतना बोराई हुई है।
मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इसे अभी से ऐसा क्या काम है जो ये मुझे नहीं बता रही है। इस तरफ हवेली के अंदर युग हॉल में बैठा हुआ था। उसी के साथ वहाँ पर अमोदिता और रजनी भी बैठी हुई थी। अमोदिता के हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी मदद से वो युग की आंखों के अंदर देखे जा रही थी। जैसे जैसे अमोदिता टॉर्च की मदद से युग की आंखों के अंदर देखे जा रही थी, उसका डर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसके हाथ कँपकँपाने लग गए थे। युग अमोदिता से कहता है, क्या हुआ अमोदिता? कुछ पता चला कि ये इन्फेक्शन किस चीज का है? अमोदिता युग की आंखों में देखते हुए ही परेशान होते हुए कहती है, नहीं युग जी, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये इन्फेक्शन किस चीज का है। मैं तो पहली बार इतनी काली आंखें देख रही हूँ। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आपकी आंखों की पुतली कहाँ पर है और परत कहाँ। रजनी बीच में दखल देते हुए कहती है, क्या जरूरत थी युग बेटा तुम्हें उस काली बारिश में बाहर जाने की? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी आंखें ना उस काली बारिश में भीगने के कारण काली हुई है। युग ऊब चुका था ये बात सुनते सुनते, इसलिए वो खामोश बैठा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। रजनी फिर बोल पड़ती है, पता नहीं जब जानकी दीदी को तुम्हारी आंखों के बारे में पता चलेगा तब उनकी हालत पर क्या असर पड़ेगा। उनकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, इतनी ज्यादा खराब कि दिलीप भैया को दिन भर उनकी सेवा में लगा रहना पड़ता है। वो दोनों उनके कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। युग तुरंत रजनी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं रजनी मामी, आप बड़ी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उनको इस बारे में पता चले और वो मेरी टेंशन लेने लग जाए। रजनी धीरे से युग से कहती है, तुम फिक्र मत करो युग बेटा, मैं जानकी दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही उन्हें इस बारे में कुछ पता चलने दूंगी। वैसे भी उनको कहाँ कुछ पता चलने वाला है, दिन भर तो वो अपने कमरे में ही रहती है और दिलीप भैया भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। रजनी दिलीप की पहली बार तारीफ करते हुए कहती है, कुछ भी बोलो, दिलीप भैया का व्यवहार भले ही बाकी सबके लिए कैसा भी हो, पर वो जानकी दीदी से सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो दिन भर उनकी सेवा में लगे हैं। उनकी सेवा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। उन्हें बस अपनी पत्नी की फिक्र है, इन सब चीजों की कुछ खबर ही नहीं है। युग को रजनी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो रजनी से कुछ नहीं कहता। मुंह बनाते हुए अमोदिता से कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हें कुछ पता चला या नहीं कि इन्फेक्शन किस चीज का है? कैसे ठीक होगा? मैं थक गया हूँ ऐसे बैठे बैठे, कब तक ऐसे आंखें बड़ी करके खोल कर बैठे रहूंगा? अमोदिता मायूसी के साथ कहती है, नहीं युग जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो आपकी काली आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी की नजर लग रही हो। सिर्फ नजर नहीं, नजर से भी बुरी चीज, तभी तो ये इतनी काली हो गई है। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से अभिमन्यु आ जाता है, जो सीधे हॉल में घुसा चला आता है। जब अभिमन्यु अमोदिता को टॉर्च लेकर युग की आंखों में झांकता हुआ देखता है तो घबरा जाता है। अभिमन्यु तुरंत युग के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरी आंखों को क्या हुआ युग, ये इतनी काली कैसे हो गई? युग अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तू आ गया? कहाँ चले गया था तू रात में? ऊपर से तेरा फोन भी बंद बता रहा है। तुझे जरा भी खबर है हमें कितनी फिक्र हो रही थी तेरी? अभिमन्यु अपनी गलती मानते हुए युग से नम लहजे के साथ कहता है, सॉरी यार, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसलिए फोन नहीं कर पाया। युग अभिमन्यु से कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछ बैठता है, ये तेरी आंख को क्या हुआ युग, ये इतनी काली कैसे हो गई? तू ठीक तो है ना? इतना कहकर अभिमन्यु भी युग की आंखों की तरफ देखने लग जाता है। अगले ही पल युग अभिमन्यु को सब कुछ बता देता है कि रात में क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुझे कुछ कुछवा नजर आया था तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तुम लोगों के साथ काला झाड़ी जंगल चलता। तूने मुझे एक पल में इतना पराया कर दिया कि कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची है? युग अपनी गलती समझते हुए हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब ऐसी बात नहीं है अभिमन्यु, वो यार सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना कि मैं तुझे कुछ बता ही नहीं पाया। अगर मैं तेरे पास आ जाता तो फिर वंदना भाभी का पीछा ही नहीं कर पाता, ना फिर मुझसे माँ काला झाड़ी जंगल में टकराती। अभिमन्यु युग की बात पर गौर करते हुए कहता है, ये तो अच्छी खबर है कि चित्रा आंटी वापस आ गई है, पर समझ नहीं आ रहा वो सबके सामने क्यों नहीं आई। जितना अभिमन्यु हैरान था ये बात सुनकर कि चित्रा लौट आई है, उससे ज्यादा रजनी और अमोदिता हैरान थी, क्योंकि युग ने ये बात अभी तक उन दोनों को भी नहीं बताई थी। बस ये कहा था कि वो बारिश में बाहर चला गया था। काला झाड़ी जंगल में क्या हुआ था और वंदना के कमरे में सब बातें अब रजनी और अमोदिता को पता चली थी। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, चित्रा वापस आ गई, वो भी इतने सालों बाद, पर क्यों? और वो सिर्फ उस पागल वंदना से ही क्यों मिलती है, हमसे क्यों नहीं मिलती है? मैं भी तो आखिर सौदाइन हूँ। क्या चित्रा दीदी को पता है कि वंदना सौदाइन है? रजनी कुछ ज्यादा सोच पाती उससे पहले युग अभिमन्यु से तुरंत पूछ पड़ता है, तू कहाँ चले गया था अभिमन्यु रात? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु से बीच में टोकते हुए कहता है, युग तुझे तेरी आंखों में जलन तो नहीं हो रही है ना? युग कहता है, नहीं यार, मेरी आंखों में बस रात में जलन हो रही थी, पर अब तो पूरा सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सब चीजें और भी बेहतर दिखाई दे रही है पहले से।
अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या? युग हामी भरता है, हाँ यार सच में, पहले तो मुझे बारीक अक्षर पढ़ने में भी नहीं आते थे, पर अब तो मैं वो भी पढ़ पा रहा हूँ और बहुत दूर का भी देख पा रहा हूँ। अभिमन्यु अमोदिता के हाथ से टॉर्च लेते हुए कहता है, जरा दिखाना मुझे ये। अभिमन्यु अमोदिता के हाथ से टॉर्च लेता है और युग की आंखों में देखने लग जाता है। वो बड़े ही गौर से युग की आंखों में देख रहा था। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं दिखने वाला है अभिमन्यु तुम्हें भी। युग जी की आंखों में सिवाय काले रंग के और कुछ नहीं है। अभिमन्यु अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहता है, अमोदिता तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी और मुझे युग की आंखों में गौर से देखने दोगी? अभिमन्यु की ये बात कहते ही अमोदिता चुप हो जाती है। वो युग की आंखों में देख ही रहा था कि तभी उसे युग की आंखों में कुछ दिखाई देने लग जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, ये क्या है?